हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अनिल मोहन जी का उपन्यास खबरी का पार्ट 14। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे राजन की मौत का दुख इसलिए ज़्यादा है कि अपने जीवन के अंतिम वक्त में वो मेरे साथ था और उसकी जान लेने वाला भी पास ही बैठा था। तब शायद वो हमारी बातें भी सुन रहा होगा। मैंने सपने में न सोचा था कि क्या होने जा रहा है। सतपाल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। तांत्रिक मोहम्मद तो कहता था कि वो हर मुसीबत के वक्त हमारे पास आ जाएगा। सतपाल ने मोना चौधरी को देखा, परंतु वो नहीं आया। मोना चौधरी पुनः बोली। तभी पुलिस वाले उनके पास आ पहुँचे। पुलिस अपना काम निपटाकर लाश का पंचनामा करने लगी। वायरलेस पर बहुतारक का हुलिया उन्होंने प्रसारित कर दिया था कि ऐसा आदमी कहीं भी मिले तो फौरन इसे पकड़ा जाए, वो हत्यारा है। लाश पोस्टमार्टम के बाद कल मिलेगी, ये कहकर पुलिस चली गई। मोना चौधरी और सतपाल कैफे से बाहर निकले। मोना चौधरी का भारी मन था कि अब राजन साथ में नहीं है। मिथिलेश को राजन के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। सतपाल ने बर्राए स्वर में कहा, मैं बता देती हूँ। उसके बाद मोना चौधरी ने फ़ोन पर मिथिलेश को राजन के बारे में बताया कि वह शैतान के बेटे का शिकार हो गया। सुनकर बहुत दुखी हो गया मिथिलेश। फ़ोन पर ही रोने लगा। मोना चौधरी ने फ़ोन बंद कर दिया। वापस होटल में चलते हैं, सतपाल ने कहा। रात के 10 से ऊपर का वक्त हो रहा था। वो थका टूटा सा लग रहा था। राजन की लाश रह रहकर उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। कभी कभार आंसू भी निकल आते थे। मोना चौधरी ने कुछ नहीं कहा। वो भी होटल जाकर आराम करना चाहती थी। दोनों पास ही टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गए। शैतान का बेटा हर रात एक शिकार कर रहा है। राजन उसका चौथा शिकार बना। सतपाल ने भारी स्वर में कहा, मैंने उसे पहचान लिया है। मोना चौधरी दांत पींचकर बोली, जैसे भी हो मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। रात के अंधेरे में उसे तलाश करने की कोशिश कभी मत करना। उसे सिर्फ दिन के उजाले में तलाश करो। अंधेरे में उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये बातें हमेशा याद रखना, सतपाल ने धीमे स्वर में कहा। सतपाल। इस आवाज़ के साथ ही वे दोनों ठिठके। पलटकर पीछे देखा तो तांत्रिक मोहम्मद को खड़े पाया। आप? सतपाल के होठों से निकला। राजन को मैंने बचाने की चेष्टा की, परंतु बचाने की चेष्टा? मोना चौधरी के होठों से निकला। कैसे की? उसे बचाने के लिए मैं शैतान के बेटे के पास पहुंचना चाहता था, परंतु अपने आसपास शैतानी शक्तियां फैला रखी थी। यही वजह रही कि मैं उसके पास पहुंचने में सफल न हो पाया। वो कामयाब हो गया तो आप उससे कमज़ोर हैं? मोना चौधरी बोली। अंधेरे के वक्तों में उसके सामने कमज़ोर ही हूँ। शैतान का बेटा है वो। शैतानी ताकतों का राज कायम है उसका, वो गंभीर स्वर में कह रहा था। फिर ज़रूरी तो नहीं है कि कामयाबी हर बार मिले। हार और कामयाबी जिंदगी के दो पहलू हैं। आपने तो एक लाइन में ही अपनी बात कह दी, लेकिन यहाँ राजन की जान चली गई। मोना चौधरी का लहजा शिकायत से भरा था। मोहम्मद कुछ कहने लगा कि सतपाल बोल पड़ा, मैं पहले से ही जानता हूँ कि ये मौत का खेल है। इससे किसी की भी जान जा सकती है। तुम शायद अभी तक शैतान के बेटों को समझ नहीं पाई। जितना समझना चाहिए था उतना तो समझ चुकी हूँ। मोना चौधरी का स्वर गंभीर था। अभी भी वक्त है। तुम चाहो तो इस मामले से अलग हो सकती हो। मोना चौधरी पीछे हटने वालों में से नहीं है, ये तुम जानो, परंतु इस मौके पर मेरा सलाह देना जरूरी था। तुमने तो कहा था कि कोई खबरी मिलेगा हमें जो शैतान के बेटे के बारे में बताएगा। हाँ, वो कब मिलेगा? समय हो चुका है। अब तक उसे मिल जाना चाहिए था।
तांत्रिक मोहम्मद ने शांत स्वर में कहा, जो आज हुआ है वो न हो, इसी कारण तुमसे कहा था कि होटल के कमरे में ही रहो। शैतान के बेटे के ढूंढने की मनाही ही नहीं है, लेकिन ये काम दिन में करो। मोना चौधरी कुछ न बोली। तांत्रिक मोहम्मद ने सतपाल को देखकर कहा, शैतान के बेटे पर एक ही हथियार असर कर सकता है सतपाल, और वो है उसका अपना चाकू। तुम्हें कैसे पता? मिथिलेश पुरानी किताबों को पढ़ रहा है, उसने ही ये बात मुझे बताई थी। ठीक कहा है उसने। क्या तुम उसके चाकू को हासिल कर पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि वो चाकू तो स्वयं शैतान के बेटे के पास है। उसी के दम पर तो उसने पुनः जीवन पाया है। उस चाकू के बिना शैतान के बेटे का अंत नहीं होगा। वही चाकू उसे वापस शैतानी दुनिया में पहुंचा सकता है। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है शैतान के बेटे को खत्म करने का? सतपाल ने पूछा। नहीं, अब तक तो मुझे कोई दूसरा रास्ता नजर आया नहीं। सतपाल ने पूछा। उसकी गर्दन काट दें तो? मोना चौधरी ने कहना चाहा। वो फिर जुट जाएगी, तांत्रिक मोहम्मद ने कहा। वो असीम शैतानी शक्तियों का मालिक है। ओ, रात में बाहर निकलना बंद कर दो तो बेहतर होगा, क्योंकि शैतान का बेटा तुम दोनों को पहचानता है। वो तुम दोनों को मारकर अपना बदला लेना चाहता है। उसे मौका मिला तो वो चूकेगा नहीं। दोनों खामोश रहे। जाओ, मुझे भी जाना है। वे दोनों पलटे और आगे चल पड़े। चंद कदमों के पश्चात मोना चौधरी ने चलते चलते गर्दन घुमाकर पीछे देखा। तांत्रिक मोहम्मद उसे कहीं नजर नहीं आया। बहुतारा जब वापस पहुंचा तो मंगलू को जागते पाया। मंगलू गोल कमरे में कुर्सी पर घसा अधलेटा सा मौजूद था। मंगलू उसे देखते ही बोला, आज शिकार नहीं मिला क्या? बहुतारा ने होठ सिकोड़कर मंगलू को देखा, फिर हंस पड़ा। आज तो बहुत शानदार शिकार मिला। शानदार? हाँ, वो ही सतपाल जिसे तुम जानते हो। उसका छोटा भाई नजर आ गया। तुमने उसका खून पी लिया? बहुतारा उसे देखकर मुस्कुराया और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तुम्हारी कमीज पर खून नहीं लगा आज? आज मैंने उसके खून की एक बूंद भी नहीं गिरने दी। तसल्ली से उस दुश्मन के खून का मजा लिया। मंगलू वहीं बैठा बहुतारा को देखता रहा। उसके देखते ही देखते वह ऊपरी मंजिल के अपने कमरे में चला गया। मंगलू वैसे ही बैठा रहा, सोचता रहा। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। अगले दिन सुबह मंगलू 10 बजे ही पुलिया पर जा बैठा था। कामिनी का इंतजार था उसे। बहुतारा की कल की कही बातें उसके मस्तिष्क में फेरे लगा रही थी और उसे पूरा यकीन था कि बहुतारा ने कामिनी के बारे में उससे गलत कहा है कि वो उससे प्यार करती है, उसके साथ बाजार गई थी और उससे ब्याह करने को राजी है। सब झूठ है। मंगलू को बहुतारा पर भरोसा ही नहीं रह गया था। वो जानता था कि बहुतारा की बुरी निगाह कामिनी पर है और वो कामिनी को उससे छीन लेना चाहता है। बात इतनी ही होती तो मंगलू को कम परेशानी होती। बहुतारा इंसानों का खून पीने वाला शैतान था। ऐसे इंसान के साथ कामिनी तो क्या, कोई भी नहीं रह सकता था। कामिनी बहुतारा की हकीकत से अनजान थी। मंगलू ने अपने सिर को झटक कर आने वाले विचारों को हल्का करने की चेष्टा की कि ऐसी कोई बात नहीं है। कामिनी और बहुतारा का आपसी कोई रिश्ता नहीं है। उसे इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। कामिनी को बहुतारा अच्छा नहीं लगता। कितनी ही बार तो ये बात कामिनी कह चुकी है। कल भी उसने यही बात कही थी। मंगलू की सोचों की धार कामिनी की सुंदरता की तरफ चली गई। कितनी सुंदर है और मासूम है कामिनी। तभी उसके विचार कामिनी की तरफ मुड़ गए। बहुतारा ने ब्रीफकेस भर के नोटों की गड्डियाँ कामिनी के माँ बाप को दी थी। वो शादी करना चाहते थे कामिनी से। उसके माँ बाप तो पैसे की लालच में कामिनी से कह रहे होंगे कि वो बहुतारा से शादी कर ले। कामिनी कब तक इंतजार करेगी? कभी तो उसकी बातों में फंसेगी। मंगलू फिर परेशान हो उठा। एकाएक उसने फैसला कर लिया।
कल कामिनी ने कहा था कि वो बाग चलते हैं, परंतु उसने मना कर दिया था। लेकिन आज मंगलू को ये बात ठीक लग रही थी। उन्हें बाग चलना चाहिए। बहुतारा से जान छूटेगी और कामिनी भी मिल जाएगी। बाद में तो वापस आ जाएंगे और कामिनी के माँ बाप उन्हें स्वीकार कर लेंगे। ये ठीक रहेगा। परंतु बहुतारा से जो पैसे लेने हैं, पता नहीं वो पैसे देगा भी या नहीं। जब भी बात करो बात टाल देता है। इस विचार के साथ मंगलू ने बहुतारा से पैसे लेने का मोह छोड़ दिया। अब कामिनी उसकी पहली ज़रूरत बन गई थी। कामिनी को लेकर वो माँ के पास चला जाएगा। मेहनत मजदूरी से जो भी काम मिलेगा कर लेगा, या कामिनी की बाप की तरह कपड़ों पर प्रेस करने लगेगा। मंगलू की सोचों की उड़ान थमने का नाम नहीं ले रही थी। कामिनी ही कामिनी थी उसकी सोचों की हर सांस में। उसके अलावा अब उसे कुछ नज़र न आ रहा था। बहुतारा से वो दूर हो जाना चाहता था। वो खून पीने वाला गंदा इंसान था। उसे ध्यान आया कि वक्त बहुत हो गया है। कामिनी नहीं आई। इन्हीं विचारों में मंगलू फंसा था कि उसे कामिनी आती दिखाई। मंगलू का चेहरा खिल उठा। कामिनी ने गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था, पाँव में सफ़ेद सैंडल, कलाइयों में कांच की चूड़ियाँ, बालों को आज पीछे करके बांध रखा था। ठुमक ठुमक कर वो शौक अदा के साथ बढ़ती आ रही थी। चेहरे पर मुस्कान थी। तभी मंगलू के चेहरे पर छाई मुस्कान को धकेल कर वहाँ व्याकुलता आ बैठी। ये क्या? कामिनी के गले में सोने का भारी हार पड़ा चमक रहा था। बहुतारा ने कहा तो था कि कामिनी को सोने का हार लेकर दिया है, तो क्या बहुतारा की बातें सच है? मंगलू का दिल धड़क उठा। कामिनी पास आ पहुंची थी। क्यों रे? पास आते ही कामिनी ने इठलाते हुए कहा, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। मंगलू ने कामिनी की सुंदरता को निहारते हुए कहा, ये हार देखा है? सोने का है, पूरे 50,000 का, कल ही खरीदा है। कामिनी ने हार को छूकर कहा। मंगलू का दिल धड़का। माँ के साथ गई थी बाजार? नहीं, तेरे मालिक के साथ गई थी। बहुतारा के साथ? उसके होठों से निकला, हाँ, ये हार उसी ने मुझे लेकर दिया है। कई सूट भी लेकर दिए, माँ के लिए 2 साड़ियाँ भी। तू उसके साथ बाजार गई थी? मंगलू की परेशानी चेहरे पर आ गई। हाँ, वो ये तेरे को क्या हो गया है कामिनी? वो अच्छा इंसान नहीं है। मंगलू ने तेज स्वर में कहा। तू मुझसे झूठ बोलता रहा मंगलू। कामिनी ने शिकायत भरे स्वर में कहा। वो तो बहुत अच्छा इंसान है। मंगलू ने कामिनी को घूरा। तेरे को एक ही दिन में पता चल गया कि वो अच्छा इंसान है? मंगलू बोला, और नहीं तो क्या। उसने मेरे को सोने का हार दिया, सूट दिए, माँ को साड़ी, और वो अच्छा हो गया। उसमें बुराई ही क्या है? पहले तो तेरे को वो अच्छा नहीं लगता था। पहले की बात और थी, तब मैंने उससे बात नहीं की थी। ठीक से जाना नहीं था उसे। मतलब कि अब जान लिया। मंगलू का स्वर कड़वा हो गया। हाँ, कल दिन भर उसके साथ रही। वो मेरे को बंगला लेकर देगा, कामिनी ने कहा। बंगला? हाँ, हम सब बंगले में रहेंगे। अब हम अमीर हो जाएंगे। और मैं? तू? कामिनी की निगाह मंगलू पर टिक गई। वो कहता है, शादी के बाद मंगलू को छुट्टी दे देंगे, और तू उससे शादी कर रही है? हाँ, मेरे तो भाग्य खुल गए। जो इतने अच्छे लड़के ने मुझे पसंद किया। अब तो तेरे को मैं अच्छा नहीं लगता होऊंगा। ये क्या कहता है? तू मुझे अच्छा लगता है, उतना ही अच्छा जितना कि कल लगता था। हाँ हाँ, कल तू बाग चलने को कह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब बोल, भागेगी क्या? क्यों? हम दोनों शादी कर लेंगे। शादी तो मैं बहुतारा के साथ कर रही हूँ। तू उसे नहीं जानती। वो तेरे को सिर्फ दुख देगा, बर्बाद कर देगा वो तुझे। तू कैसी बातें कर रहा है मंगलू? अपनी पत्नी को भी कोई भला बर्बाद करेगा? करेगा। तू बहुतारा को नहीं जानती। वो मैं समझ गई। कामिनी सिर हिलाकर कह उठी। तू जलता है। तू नहीं चाहता कि मैं बहुतारा से ब्याह करूं। तू चाहता है कि मैं तेरे से ब्याह करूं। तभी तो तू मुझे बहुतारा के खिलाफ भड़का रहा है।
मंगलू उसके भोले भाले चेहरे को देखने लगा। सच बता, मैंने ठीक कहा ना? मंगलू जानता था कि कामिनी को सच कहने का कोई फायदा नहीं। बहुतारा का प्यार इसके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में इसे उसकी कही हर बात झूठी लगेगी। अब चुप क्यों है? हाँ, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ और तू बहुतारा जैसे अमीर आदमी से शादी कर रही है, तो मुझे जलन क्यों ना होगी? मंगलू मुस्कुरा पड़ा। मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी मंगलू, कामिनी अफसोस भरे स्वर में कह उठी। लेकिन क्या करूं मैं? माँ बापू बहुतारा से ही शादी करने पर जोर दे रहे हैं। मैं मना भी नहीं कर सकती, माननी तो पड़ेगी ही उनकी बात। पुनः मुस्कुराया मंगलू। कल तो तू मेरे साथ भागने को तैयार थी, तूने ही तो कहा था ये। कामिनी ने सिर झुका लिया। तू सच में बहुत खूबसूरत है कामिनी, मैं ही तेरे लायक नहीं, बहुतारा ही तेरे लायक है। तू मुझे हमेशा याद रहेगा। मुझे याद रखने का शुक्रिया, मंगलू ने कहा, जबकि उसके दिल में आग लगी हुई थी। तू मेरे ब्याह में आएगा मंगलू? हाँ, जरूर आऊँगा, पेट भरकर खाऊंगा। कहते हुए मंगलू ने पेट पर हाथ फेरा। उसके अंदाज पर कामिनी मुस्कुरा पड़ी। मैं जाऊं मंगलू? तेरे से ही मिलने आई थी, मिल लिया। मंगलू ने सिर हिला दिया। कल नहीं आऊंगी मैं, वो बोली। मंगलू ने पुनः सिर हिला दिया। कामिनी पलटी और वापस चल पड़ी। मंगलू शांत सा उसे जाता देखता रहा। आंखों में आंसू भर आए थे। फिर जब कामिनी नजर आनी बंद हो गई तो उसने सिर घुमाकर मंदिर के गेट की तरफ देखा। बहुतारा ने कामिनी को उससे छीन लिया था। यही विचार बार बार उसके मन में आ रहा था। कामिनी नहीं तो बहुतारा भी नहीं। देख ली दुनिया। अब वो वापस अपनी माँ के पास जाना चाहता था। मंगलू के कदम सड़क पर आगे को बढ़ते चले गए। बहुतारा तैयार हुआ, शीशे में खुद को निहारा और मुस्कुरा पड़ा। आज वो बहुत खुश था क्योंकि बीती रात अपने दुश्मन को ख़त्म कर दिया था। अब दो ही बच्चे थे, सतपाल और मोना चौधरी। वो दोनों इसी शहर में थे। इस बात पर भी बहुतारा मन ही मन खुश था कि वो कभी भी उसे नज़र आ सकते थे। मंगलू आज भी यहाँ मौजूद नहीं था। बहुतारा ने सोचा कि वो बाहर पुलिया पर बैठा होगा, शायद साथ में कामिनी भी हो। कामिनी का ख्याल आते ही उसके होठों के बीच मधुर मुस्कान आ फंसी। अब वो कामिनी को हमेशा ही अपने पास रखना चाहता था। आज इस बारे में उसके माँ बाप से बात करने का विचार बनाया। बहुतारा वहाँ से निकलने ही वाला था कि जंगला की आवाज़ गूंजी। जंगला आपकी सेवा में हाजिर है। अब क्या है? तुम बार बार मेरे पास क्यों आते हो? मंगलू के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या? बहुतारा बोला। वो कामिनी को चाहता है और आप कामिनी से ब्याह करने की सोच रहे हैं। इसमें खास बात क्या है? मंगलू आपके साथ जुड़ा हुआ है और जलन में वो आपके खिलाफ काम कर सकता है। कामिनी तो मंगलू को नहीं चाहती। नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कामिनी से मेरा ब्याह होगा तो वो ठीक हो जाएगा। वैसे भी उसे साथ रखने का मेरा इरादा नहीं है। शादी के बाद मंगलू को बेलीराम के पास भेज दूंगा, वहीं वो शिक्षा लेगा। आप जैसा उचित समझे। मोहम्मद के बारे में कोई खबर? नहीं, उसके बाद उसने बेलीराम को तंग नहीं किया। मेरे ख्याल से अब करेगा भी नहीं, बहुतारा बोला। वो जान चुका है कि हमसे टक्कर नहीं ले सकता, परंतु वो बेलीराम को तो नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा हुआ तो बेलीराम स्वयं ही मुझसे बात कर लेगा। तुम जाओ, मुझे काम है। जी। इसके साथ ही जंगला की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो गई। बहुतारा मंदिर से बाहर निकला और सड़क पर आगे बढ़ गया। पुलिया खाली पड़ी थी। कल की तरह आज भी वहाँ मंगलू और कामिनी बैठे न दिखे। बहुतारा दीनू के झोपड़े की तरफ चल पड़ा। 5-7 मिनट में ही झोपड़े पर था। दीनू की निगाह बहुतारा पर पड़ी तो वो खिल उठा। आइए आइए जवाई बाबू। फिर वो ऊंचे स्वर में बोला, ओ कामिनी, कुर्सी ला,
जवाई बाबू आए हैं। लाई बापू, झोपड़ी से आवाज़ आई। भवतारा मधुर मुस्कान के साथ दीनू को देख रहा था। कल तो आपने बहुत खर्चा कर दिया। दीनू बोला। खर्चा? और नहीं तो क्या। कामिनी को सूट, उसकी माँ को साड़ियाँ और कामिनी को सोने का हार लेकर दिया। ये खर्चा नहीं, अपनापन है। कामिनी अब मेरी ही तो है। हाँ हाँ, सो तो है। दीनू ने सिर हिलाया। तभी कामिनी कुर्सी लिए झोपड़ी से बाहर निकली। भवतारा से नज़रें मिली तो मुस्कुरा पड़ी। पास आकर उसने कुर्सी खोली रखी तो भवतारा उस पर बैठ गया। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं, भवतारा ने टोका। नहीं, नाश्ता करके आया हूँ। तो कुछ नहीं लोगे? कामिनी ने पूछा। नहीं, ये क्या बात हुई? बोली कामिनी। कुछ तो। बाजार नहीं जाना क्या? बाजार? कामिनी के होठों से निकला। हाँ, सोने का एक और हार खरीदेंगे। शादी की तैयारियां भी तो होती रहनी चाहिए। भवतारा मुस्कुराया। कामिनी मुस्कुराई और वापस झोपड़ी में चली गई। बच्ची है, दीनू ने दांत दिखाकर कहा। तभी बसंती झोपड़ी से बाहर निकलती कह उठी। बूढ़े, मेरी जब शादी हुई थी तो मैं 12 साल की थी। कामिनी तो 18 साल की है, बच्ची नहीं है। दीनू बसंती को आया पाकर सकपका सा उठा। सुनाइए जवाई बाबू। बसंती पास ही नीचे बैठती बोली। कैसे हैं आप? कल जो साड़ियाँ आपने मेरे लिए ली थी वो सच में बहुत खूबसूरत हैं। आपकी पसंद की तो मैं कायल हो गई। कामिनी ने पसंद की थी वो साड़ियाँ। भवतारा मुस्कुराकर बोला। एक ही बात है, आप भी तो साथ ही थे। आपकी पसंद सच में बहुत अच्छी है। तभी तो कामिनी को पसंद कर लिया। दीनू बोला। बसंती ने दीनू को घूरा तो दीनू ने मुंह फेर लिया। अब आगे क्या करना है जवाई बाबू? बसंती बोली। आगे? हाँ, कामिनी तो शादी के लिए तैयार है। मैं तो चाहती हूँ कि आप आज ही कामिनी को विदा करके ले जाएं। आज ही? भवतारा मुस्कुराया। ये कैसे हो सकता है? दीनू कह उठा। चुप कर बूढ़े, बात करने का यही ढंग होता है, बसंती ने कहा। फिर भवतारा से बोली। कब करना है ब्याह? जब भी आप कहें। 1-2 दिन में ही निपटा दो। जिस मंदिर में आप ठहरे हैं वहीं पर ही शादी। मैं सब इंतजाम कर लूँगा। इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वो तो मैं जानती हूँ कि आपके होते किस बात की चिंता। तो कल का ब्याह रखें या परसों का? 2-4 दिन में कामिनी के साथ ब्याह कर लूँगा, जैसा तुम ठीक समझो। कामिनी को मैं आज बाजार ले जाना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये भी कोई पूछने की बात है। कामिनी तो अब तुम्हारी है, बसंती ने मीठे स्वर में कहा। बाजार में आज नज़र दौड़ाना कि पीले रंग की बनारसी साड़ी मेरे लिए मिल जाए तो मैं। तूने क्या करनी है साड़ी? दीनू ने हड़बड़ाकर टोका। क्या करते हैं साड़ी को बूढ़े? बसंती उसे खाने को दौड़ी। पहनते हैं। समझ में आई बात? 2-4 दिन बाद कामिनी का ब्याह होगा तो मुझे बढ़िया कपड़ा पहनना नहीं है क्या? आखिर जवाई बाबू की इज्जत का सवाल है। तुम्हारा क्या है? तुम तो धोती बांधकर मूछों को ऊपर चढ़ा लोगे। हो गए शादी को तैयार। औरतों को सजावट की जरूरत पड़ती है। दीनू गहरी सांस लेकर रह गया। भवतारा मुस्कुराता हुआ बसंती को देखता रहा। एकाएक बसंती मुस्कुराकर भवतारा से बोली। वो क्या है कि पीला रंग मुझ पर जचता बहुत है। आप भी देखोगे तो दंग रह जाओगे। मैं तो कभी दंग नहीं हुआ। दीनू सकपकाकर बोला। तू जवाई बाबू को दंग कर। चुप कर बूढ़े, तेरी नज़रें कमज़ोर हो चुकी हैं। अक्सर तेरी मूंछ छोटी बड़ी हो जाती है। तभी कामिनी झोपड़े से बाहर आई। वो अब बाजार जाने को सज धज कर आई थी। भवतारा कामिनी को देखते ही बोला। चले? हाँ। भवतारा उठा तो बसंती कह उठी। पीले रंग की बनारसी साड़ी भूल मत जाना, तुम दोनों की शादी में पहननी है। मुझे याद रहेगा, भवतारा ने कहा। फिर भवतारा और कामिनी आगे बढ़ गए। इधर उनके जाते ही बसंती तीखे स्वर में दीनू से कह उठी। हाँ बूढ़े, अब बोल, क्या कह रहा था तू कि मैं साड़ी का क्या करूँगी?
अब बताऊं क्या करूंगी? दीनू ने मुंह बनाया। अभी जवान हूँ, मैं फलियों की तरह अभी नीचे लटकनी शुरू नहीं हुई हूँ। तू तो तभी बूढ़ा था जब तेरी शादी हुई। बूढ़ा था तो कामिनी कहाँ से आ गई? दीनू उखड़े स्वर में कह उठा। भगवान ने तेरे को पकी पकाई औलाद देकर तेरी इज्जत रख ली। पकी पकाई? दीनू सकपकाया। बेटी के ब्याह की सोच, फालतू की बातें मत सोच, वरना अपना सिर नोचने लगेगा। मंगलू थका थका सा सड़क के किनारे आगे बढ़ा जा रहा था। भरे पूरे बाजार में इस वक्त वो गुजर रहा था, परंतु लोगों की तरफ उसका जरा भी ध्यान न था। मन में कामिनी थी, सोचों में भवतारा था। वो जानता था कि भवतारा किसी भी तरह से कामिनी के लायक नहीं है। नर पिशाच था भवतारा, जो इंसानों का खून पीता था। ये बात कामिनी को नहीं पता थी और वो बता भी नहीं सकता था। बताता तो कामिनी का फिर यही सोचना था कि वो जलन की वजह से भवतारा के खिलाफ बोल रहा है, और ये बात उसने भवतारा को भी बता देनी थी। तब भवतारा ने भी उसे अपना दुश्मन मान लेना था। भवतारा तो पहले ही स्पष्ट रूप से उसे चेतावनी दे चुका है कि उसकी हकीकत को किसी के सामने बयान करने की जरूरत न करे। ऐसे में उसने अपना मुंह बंद रखना ही ठीक समझा था। मंगलू को दिल ही दिल में बहुत तकलीफ हुई थी कि कामिनी का झुकाव भवतारा की तरफ हो गया है। कामिनी अचानक इस तरफ पलट जाएगी, ये तो उसने कभी सोचा भी न था। मंगलू को कुछ अच्छा न लग रहा था। वो बस अपनी माँ के पास पहुँच जाना चाहता था। भवतारा के काम आकर उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, बल्कि कामिनी की वजह से दिल ही टूटा था उसका। तभी मंगलू ने अपने कंधे पर हाथ महसूस किया किसी का। वो ठिठका, तुरंत पलटा, अगले ही पल चौंका। मोना चौधरी ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे रोका। उसके पीछे सतपाल खड़ा था। मंगलू बारी बारी दोनों को देखने लगा। अब तुम हमारे हाथों से बच नहीं सकते मंगलू, मोना चौधरी कठोर स्वर में बोली। मंगलू खामोशी से मोना चौधरी को देखने लगा। शैतान का बेटा कहाँ है? सतपाल की आवाज़ में भरपूर शक्ति थी। मुझे क्या पता, तुम सब जानते हो, मोना चौधरी दांत पीचकर कह उठी। क्योंकि तुम भी इसी शहर में हो और शैतान का बेटा भी इसी शहर में है। वो इस शहर में नहीं है। मंगलू ने जैसे बात खत्म करनी चाहिए। झूठ मत बोलो, वो इसी शहर में है। नहीं, रात में मैं उससे मिली थी। वो मेरे पास सिर्फ 4 कदम की दूरी पर बैठा था। मंगलू मोना चौधरी को देखने लगा। हर रात वो किसी न किसी का खून पी रहा है। शहर भर के लोग उसकी वजह से दहशत में है। आगे भी जाने वो कितनों का खून पिएगा। तुम सब जानते हो, क्योंकि तुम उसके साथी हो। मैं किसी का साथी नहीं, मंगलू थके से स्वर में कह उठा। फिर झूठ? ये इस तरह नहीं मानेगा। सतपाल के होठ बिछ गए। इसे अपने साथ ले चलो। सतपाल के इन शब्दों पर भी मंगलू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ये बात मोना चौधरी और सतपाल के लिए हैरानी लायक थी। मंगलू शांत भाव से दोनों को देखता रहा। मोना चौधरी ने आसपास से निकलते लोगों पर निगाह डाली और छिपे ढंग से रिवॉल्वर निकालकर मंगलू के पेट से लगा दी। मंगलू के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मोना चौधरी को अजीब सा लगा कि मंगलू जरा भी विचलित नहीं हो रहा। ये रिवॉल्वर है, गोली चल गई तो तुम मारे जाओगे, मोना चौधरी गुर्राई। चला दो गोली, मंगलू टूटे से स्वर में कह उठा। मोना चौधरी मंगलू को घूरने लगी। क्या बात है, आज तुम हमसे झगड़े को उतारू नहीं रहे? सतपाल बोला। और मरने को तैयार? किसके लिए झगड़ा करूं? मंगलू पूर्वत स्वर में बोला। शैतान के बेटे के लिए, कहते हुए सतपाल ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा। मंगलू मुस्कुराया, फीकी सी मुस्कान। बोला, वो मेरा क्या लगता है? वो तो तुम्हारे बाप से भी ज़्यादा हैसियत रखता है। तुम उसके लिए
हमसे कई बार बुरी तरह झगड़ चुके हो। वो वक्त बीत गया। सतपाल और मोना चौधरी की नज़रें मिली। मंगलू का व्यवहार उन्हें परेशानी में डालने वाला था। मोना चौधरी समझ गई कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। उसने रिवॉल्वर वापस अपने कपड़ों में रख ली। मंगलू को क्या हो गया है, यही जानने की उत्सुकता उसके मन में थी। जो बात बात पर जानलेवा झगड़े पर उतारू हो जाता था, वो आज ठहरे पानी की तरह शांत क्यों है? तुम, मोना चौधरी ने बेहद शांत स्वर में कहा, तुम नाराज लग रहे हो मंगलू। मंगलू खामोश रहा। सतपाल ने सिगरेट सुलगा ली। बोली, क्या बात है? एकाएक मंगलू की आंखों में आंसू चमके। उसने मेरी कामिनी को मुझसे छीन लिया। मंगलू का दर्द भराए स्वर से बाहर निकला। वो जैसे, किसने? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। बवतारा ने। कामिनी कौन है? दीनू की बेटी। वो कपड़े प्रेस करता है। कामिनी मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगी। वो भी मुझे पसंद करती थी। फिर बवतारा ने कामिनी को देखा तो वो कामिनी का दीवाना हो गया। उसके माँ बाप को पैसे दिए, उन्हें कपड़े लेकर दिए, कामिनी को सोने का हार लेकर दिया। पैसा दिखाकर उसने कामिनी को मुझसे दूर कर दिया। ओह, अब भवतारा और कामिनी शादी कर लेंगे। शादी? मोना चौधरी चौंकी। सतपाल के चेहरे पर विशेली मुस्कान नाच उठी। कामिनी, सतपाल बड़बड़ा उठा। क्या हुआ? मोना चौधरी ने सतपाल को देखा। मिथिलेश ने बताया था कि शैतान के बेटे की बर्बादी की वजह कामिनी ही बनेगी। ये है वो कामिनी। हंस पड़ा सतपाल। मोना चौधरी को भी इस बात का ध्यान आया। मंगलू दोनों को देख रहा था। क्या कहा तुमने? मंगलू बोला, शैतान के बेटे की बर्बादी की वजह कामिनी बनेगी। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो दोनों तो शादी कर रहे हैं। शैतान का बेटा कभी शादी नहीं कर सकता। वो कामिनी का खून पी जाएगा अंधेरा होते ही। सतपाल कड़वे स्वर में बोला। इसी का अंदेशा था मंगलू को, परंतु वो शादी करने जा रहे हैं। मंगलू ने कहा, कब? 2-4 दिन में। 2-4 दिन, सतपाल कड़वे स्वर में बोला। 2-4 दिन में तो पता नहीं क्या हो जाता है। तभी मोना चौधरी कह उठी, इस तरह सड़क पर खड़े होकर बात करना ठीक नहीं। होटल चले तो कैसा रहे? बढ़िया रहे। सतपाल ने मंगलू को देखा। तुम हमारे साथ होटल चलो। क्या करूँगा होटल चलकर? तुम कामिनी को पाना चाहते हो। हाँ, तो यही मौका है। हमारा साथ दो। बहुत जल्दी कामिनी वापस तुम्हारे पास होगी। मंगलू सोच भरी निगाहों से उन्हें देखने लगा। चलो, बाकी बातें होटल चलकर करेंगे, मोना चौधरी ने कहते हुए मंगलू के कंधे पर हाथ रख दिया। चल ही पड़ा मंगलू उनके साथ। वे होटल पहुँचे। रास्ते भर मंगलू चुप चुप सा रहा था। मोना चौधरी और सतपाल जानते थे कि मंगलू धीरे धीरे रास्ते पर आ रहा है। कामिनी का झुकाव बवतारा की तरफ हो जाने की वजह से मंगलू का दिल टूट चुका है। इसी बात का वो फायदा उठा लेना चाहते थे, वरना वो जानते थे कि मंगलू अपनी बातों का कितना पक्का है। वो शैतान के बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। होटल के कमरे में पहुंचते ही मोना चौधरी ने बात शुरू की। तुम कामिनी को पाना चाहते हो? उससे शादी करना चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता। बवतारा बहुत खतरनाक है। मंगलू बोला, शैतान के बेटे की बात तुम हम पर छोड़ दो। क्या तुम कामिनी को पाना चाहते हो? हाँ। हमारा साथ दोगे? साथ? मंगलू बेचैन हुआ। कामिनी को पाना है तो हमारा साथ देना ही होगा। बोलो, तैयार हो? मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। साथ में क्या करना होगा? कैसा साथ चाहते हो तुम लोग? शैतान का बेटा कहाँ है? सतपाल ने कहा, ये बताना होगा। मंगलू सतपाल को देखने लगा। तुमने कामिनी को पाना है
तो हम शैतान के बेटे को ख़त्म करेंगे, तभी तुम कामिनी को हासिल कर पाओगे। मंगलू ने बेचैनी से पहलू बदला। मोना चौधरी कह उठी, शैतान के बेटे ने तुम्हारी कामिनी को तुमसे छीन लिया है, इसके बाद भी क्या तुम सोचोगे इस बात पर? वो बहुत बड़ा शैतान है, खतरनाक है, उस पर काबू पाना असंभव बात है। वो इंसानों का खून पीता है, और तब जब वो इंसानों का खून पीता है उसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। सामान्य तौर पर वो खूबसूरत युवक है, परंतु अंधेरा होने पर जब वो खून पीता है तो बहुत भयानक लगता है। वो नहीं रहता, दरिंदा बन जाता है, उसका रूप बदल जाता है, चेहरा ऐसा भयावह हो जाता है कि कोई देखे तो मर जाए। उसके आगे के दांत बाहर आ जाते हैं, उंगलियों के नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं, सिर के बाल खड़े हो जाते हैं, उसके होठों से वहशियों की तरह गुर्राहटें निकलती हैं, और इंसान का खून पी लेने के बाद वो ऐसे चलता है जैसे नशा कर लिया हो। शैतानी ताकतों का स्वामी है वो, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। हम मुकाबला करेंगे उसका, सतपाल बोला, हम खत्म करेंगे उसे। असंभव, तुम दोनों के लिए तो उसे छू पाना भी नामुमकिन है, उससे पहले ही वो तुम लोगों को मार देगा। मोना चौधरी और सतपाल की नज़रें मिली। मंगलू, मोना चौधरी समझाने वाले गंभीर स्वर में बोली, तुम हमें शैतान के बेटे का ठिकाना बताओ, उसके बाद जो करना होगा वो हम ही करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हारी जान नहीं जाएगी। तुम लोग उसे बता दोगे कि मंगलू ने तुम्हें उसके बारे में बताया? नहीं, हम उसे कुछ भी नहीं बताएंगे, ये हमारा तुमसे वादा है, सतपाल ने दृढ़ स्वर में कहा। मंगलू खामोश रहा। कामिनी को पाना है तो तुम्हें हमारा खबरी बनना ही होगा, मोना चौधरी कह उठी। मत भूलो कि वो इंसानी खून पीने वाला शैतान है, वो किसी से शादी नहीं कर सकता, वो कामिनी का खून पी जाएगा, उसकी जान ले लेगा। मंगलू के भीतर व्याकुलता ने उछाल मारी। क्या सोच रहे हो? मैं तो उन दोनों को छोड़कर वापस अपनी माँ के पास जा रहा था। मंगलू ने गहरी सांस ली। अजीब प्यार है तुम्हारा, कामिनी को तुम खून पीने वाले दरिंदे के हवाले करके जा रहे हो। तुम्हें मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, हम तो कर सकते हैं। तुम हमें बताओ, शैतान का बेटा कहाँ है, किधर ठिकाना है उसका? मंगलू ने मुंह खोला, ऐसा खोला कि सब कुछ बताता चला गया। वो खबरी बनकर हर बात की खबर उन्हें देने लगा था। मोना चौधरी और सतपाल ने उसकी सारी बातें सुनी। सारी स्थिति उसके सामने स्पष्ट हो गई। शैतान का बेटा अब उनकी पहुंच में था। उसका ठिकाना और उससे वास्ता रखती हर बात वो जान चुके थे। उनकी नज़रें मंगलू के चेहरे पर टिकी हुई थी। मंगलू उखड़ा सा गंभीर सा था। अगर तुम हम पर भरोसा रखकर चलो तो कामिनी फिर से तुम्हें मिल सकती है, सतपाल बोला। झूठी बात कहकर तुम? मैं सच कह रहा हूँ, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो शैतान है, वो काम थोड़ा कठिन अवश्य है। तुम्हारा साथ मिले तो शायद हम कुछ कर गुजरें, सतपाल ने गंभीर स्वर में कहा। मेरा साथ? हाँ, इससे ज़्यादा और क्या साथ दे सकता हूँ कि उसके बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया है, मंगलू बोला। थोड़ा सा और साथ? वो कैसे? मोना चौधरी ने सतपाल के चेहरे पर नज़र डाली। सतपाल मंगलू से बोला, वो चाकू कहाँ है? चाकू? मंगलू की आंखें सिकुड़ी। वो ही चाकू जिसकी सहायता से शैतान का बेटा अपने शरीर में पहुंचकर जीवित हो उठा था। उस चाकू का तुम क्या करोगे? पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। मैं नहीं जानता, मैंने उस चाकू को दोबारा नहीं देखा, मंगलू ने कहा। शैतान के बेटे के पास तो देखा होगा? नहीं, नहीं देखा, सतपाल के होठ बिछ गए। क्या तुम उस चाकू को तलाश कर सकते हो? सतपाल ने होठ खोले। मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहता। वो चाकू हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
सतपाल ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। क्यों? क्योंकि उसी चाकू से शैतान के बेटे को मारा जा सकता है। उसी चाकू से? हाँ, अजीब बात कर रहे हो तुम। बात अजीब हो सकती है, परंतु सत्य है। शैतान का बेटा शक्तियों का मालिक है। उसे उसके ही चाकू से मौत दी जा सकती है। अन्य चाकू, हथियार या गोली से वो नहीं मरेगा, इसलिए वो चाकू हर हाल में चाहिए ही चाहिए। मंगलू सतपाल को देखता रहा। मैं तुम्हें शैतान के बेटे से छुटकारा दिलाने की आसान विधि बताता हूँ। बोलूँ क्या? क्या तुम्हारे लिए ये आसान है? चुटकी में तुम इस काम को अंजाम दे सकते हो। सतपाल की आवाज़ में तेजी आ गई थी। उसके चाकू से दिन के वक्त में उसे आसानी से मार सकते हो। तुम्हारे लिए तो उस पर वार करना बहुत आसान होगा। बगल में बैठकर गद्दारी आसानी से की जा सकती है। तुम कर सकते हो। तुम्हारा मतलब कि मैं भवतारा को चाकू मार दूं? उसके होठों से निकला। सतपाल ने सिर हिलाया। पागल हो गए हो क्या? वो क्या चाकू से मरेगा? वो हम पे विश्वास करके तुम एक बार हमारा साथ दो, मोना चौधरी ने कहा। नहीं, मंगलू ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। ये आसान काम है तुम्हारे लिए। तुम उसे मैं उसे नहीं मार सकता। मंगलू के स्वर में कंपन उभरा। तुम लोगों ने उसका असली रूप नहीं देखा। वो दरिंदे से भी भयानक है। वो इंसान नहीं, सच में दरिंदा है। मैं उसे मारने की सोच भी नहीं सकता। पल भर के लिए मंगलू काँप उठा था। मोना चौधरी और सतपाल की नज़रें मिली। ठीक है, तुम उसे मत मारो, मोना चौधरी ने कहा, परंतु हमारा साथ तो दे सकते हो। मोना चौधरी ने पहलू बदला। शैतान के बेटे का चाकू तलाश करो, वो हमें दे दो, मोना चौधरी ने कहा। तुम क्या करोगे? हम मारेंगे उसे। तुम? हाँ, किसी को तो ये काम करना ही है। तुम न सही, हम करेंगे ये काम, मोना चौधरी बोली। मंगलू मोना चौधरी की ओर देखने लगा। वो नहीं मरेगा और बाद में मुसीबत सारी मेरे सिर पर आ जाएगी। वो समझ जाएगा कि मैंने तुम लोगों की सहायता की है। मंगलू ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। फिर वो मेरी जान ले लेगा, मुझे मार देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, सतपाल ने कहा। दिन के उजाले में वो आम इंसान की तरह कमज़ोर और साधारण इंसान है। उसकी शैतानी शक्तियाँ अंधेरे में जागती है। हम दिन में आसानी से उसे घेर कर मार सकते हैं। तुम हम पर भरोसा रखो। मंगलू ज़रूरत से ज़्यादा बेचैन हो उठा था। मैं खामखा इस मामले में फंस गया। वो मुझे पैसा देगा, इसलिए उसका काम किया, और अब हमारा साथ देकर तुम्हें कामिनी मिलेगी। लेकिन तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? यूँ तो शैतानी शक्तियों से मेरी दुश्मनी हमेशा रही है, सतपाल दांत पींचकर बोला, परंतु अब शैतान के बेटे से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई है। कल रात उसने मेरे छोटे भाई की जान ली और उसका खून पिया। मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अपने भाई की मौत का बदला लेकर रहूंगा उससे। उसकी मौत के साथ वो सब बच जाएंगे जो उसका शिकार बनेंगे भविष्य में। ये एक भलाई का काम है। हम इंसानों को कोई तो अच्छा काम करना चाहिए कि ऊपर जाकर हम बता सकें कि हमने क्या किया है। मंगलू चुप हो गया। तुम हमारा साथ देकर बहुत अच्छा करोगे, मोना चौधरी ने कहा। कई पलों तक वहाँ खामोशी छाई रही। तीनों बेचैनी से एक दूसरे को देख रहे थे। इसमें सोचने की क्या बात है जो तुम इतना वक्त ले रहे हो? मोना चौधरी ने खामोशी तोड़ी। तुम शैतान के बेटे को मारने की हिम्मत नहीं रखते तो कोई बात नहीं, ये काम हम करेंगे। तुम हमें वो चाकू ला दो। ठीक है, मंगलू सिर नीचा किए अपने जूते को देखता कह उठा। मैं उस चाकू की तलाश करूँगा, वो ज़रूर चाहिए हमें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वो चाकू तुम दोनों को लाकर दे सकूं। मंगलू ने नज़रें उठाई। कब कब करोगे ये काम? सतपाल ने पूछा।
आज शाम को, मंगलू ने सोच भरे स्वर में कहा। अंधेरा होने के पश्चात वो शिकार के लिए चला जाता है। मोना चौधरी और सतपाल की निगाह मंगलू पर टिकी थी। अगर चाकू न मिला तो? मंगलू पूछ बैठा। क्यों नहीं मिलेगा? वो चाकू वहीं है। तुम तलाश करोगे तो जरूर मिलेगा, मोना चौधरी कह उठी। भवतारा और कामिनी वापस चौपड़े पर पहुँचे। कामिनी ने सामान के ढेर सारे लिफाफे उठा रखे थे। उसके चेहरे पर खुशी ही खुशी फूट रही थी। भवतारा भी खुश था। आज बाजार में दोनों ने बहुत वक्त बिताया था। सोने का हार, कपड़े और कामिनी ने भरपेट पानी पूरी खाई थी। सारा वक्त दोनों हंसी मजाक करते रहे, बातें करते रहे थे। बसंती बाहर ही दीनू के पास बैठी थी। दीनू प्रेस कर रहा था। आओ जवाई बाबू, बसंती मुस्कुराकर बोली। तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, आज मैंने पेट भरकर गोलगप्पे खाए, कामिनी खुशी से बोली। जमाई बाबू, बसंती कामिनी के हाथों में ढेर सारे लिफाफे देखकर कह उठी। तुम तो हमारे घर को भरे जा रहे हो। भवतारा मुस्कुराया। माँ, आज एक और सोने का हार खरीदा। 4 सूट मैंने अपने लिए, और मेरी पीले रंग की बनारसी साड़ी वो भी लाई हूँ। अब तो तेरे को चैन मिल गया होगा भाग्यवान, दीनू बोल पड़ा। बसंती ने दीनू को घूरा। दीनू उधर को देखने लगा। जवाई बाबू, बसंती प्यार से कह उठी। ये खरीदारी तो सारी उम्र होती रहेगी। मेरी मानो तो शादी कर लो। परसों हम शादी कर लेंगे, भवतारा ने कहा। कल क्यों नहीं? जो काम निपट जाए वही अच्छा, बसंती ने हाथ हिलाकर कहा। परसों का दिन अच्छा है। कोई बात नहीं जवाई बाबू, परसों ही सही, दीनू ने कहा। एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ हाँ, बसंती ने सिर हिलाया। एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है? कामिनी को मैं मंदिर ले जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद आ जाएगी, भवतारा ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरी ही तो कामिनी है, ले जा। 1 क्या 2 घंटे भी हो जाए तो कोई बात नहीं, दीनू ने बसंती को घूरा। कामिनी ने सारे लिफाफे बसंती के पास रखे और बोली। मैं मंदिर होकर आती हूँ। भवतारा और कामिनी चले गए। दीनू जल्दी से कह उठा। ये तूने क्या किया? क्यों बूढ़े, क्या कर दिया मैंने? तेरे को तो हर वक्त मेरे में खोट नज़र आता है। कामिनी को उसके साथ नहीं भेजना चाहिए था। पर क्यों? मंदिर में वो रहता है, उसका घर है इन दिनों मंदिर, वहाँ बिस्तरा भी होगा। कुछ कर लिया उन्होंने तो? कर लिया तो क्या हो गया? कर लिया तो परसों तो वो कामिनी के साथ शादी कर रहा है। अभी शादी की तो नहीं, हो जाएगी। तू क्यों मरा जा रहा है? कुछ कर लिया तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? इतना सामान लाकर दिया है उसने। सामान? तेरा मतलब कि तूने मेरे साथ शादी की तो तेरे को पता था कि मैंने कुछ कर रखा है कि नहीं? क्या? दीनू अचकचाया। आज तक तेरे को कुछ पता चला? बसंती हाथ हिलाकर बोली। क्या? क्या पता लगा? रहने दे बूढ़े, बसंती कामिनी का लाया सामान समेटकर उठते हुए बोली। मेरा मुंह बंद ही रहने दे। मुंह खुल गया तो धोती पकड़कर इधर उधर भागता फिरेगा। ढक्कन लगा ही रहने दे। बसंती सामान के साथ झोपड़ी में चली गई। दीनू मुंह खोले अभी तक खड़ा था। भवतारा और कामिनी मंदिर के गेट के भीतर प्रवेश कर गए। शैतानी हवा कामिनी को अपने घेरे में ले चुकी थी, इसलिए वहाँ मौजूद लोग भवतारा की तरह कामिनी को भी नहीं देख पा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। मेरा हाथ छोड़ो, वो पुजारी आ रहा है, कामिनी कह उठी। मुझे जानता है वो क्या सोचेगा। कुछ नहीं सोचेगा, छोड़ो भी।
परंतु बहुतारा ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। दोनों आगे बढ़ते रहे। पुजारी पास से गुजर गया। हैरानी है, पुजारी ने मुझे देखा क्यों नहीं? मैं तो हमेशा उसे हाथ जोड़ती हूँ। वो जल्दी में था, इसलिए तुम्हें देख नहीं पाया। दोनों मंदिर के बरामदे की दीवार के पास पहुंचकर ठिठके। ये दीवार के पास क्यों रुक गए? कामिनी ने बहुतारा को देखा। बहुतारा ने दीवार का एक हिस्सा अंगूठे से दबाया तो दीवार बीच में से इतनी सरक गई कि एक एक करके दोनों भीतर प्रवेश कर सके। कामिनी हैरान रह गई। ये क्या? आओ। बहुतारा कामिनी का हाथ पकड़कर भीतर प्रवेश कर गया। बहुतारा ने भीतर से खूंटी घुमाई तो दीवार वापस आ गई। कामिनी अचरज से वहाँ दीवार पर हर तरफ नजरें दौड़ाती कह उठी, ये कैसी जगह है? यहाँ रहता हूँ मैं, तभी तुम्हें कभी बाहर नहीं देखा। ये तो बहुत अच्छी जगह है। कामिनी खुशी से कह उठी, परसों हम शादी कर लेंगे, उसके बाद तुम यहीं रहा करोगी। लेकिन तुमने तो कहा था कि बंगला। वो भी लेंगे, परंतु पहले कुछ वक्त यहीं पर रहेंगे। बहुतारा ने प्यार भरे स्वर में कहा, मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ भी सारी उम्र बिता सकती हूँ। आओ, मैं तुम्हें सारी जगह दिखा दूँ। उसके बाद बहुतारा ने कामिनी का हाथ पकड़े उसे नीचे ऊपर सारी जगह दिखाई। कामिनी मुस्कुराकर बहुतारा को देखने लगी। क्या देख रही हो? बहुतारा ने उसका हाथ पकड़ा। अपने पति को देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि परसों मैं ब्याह करके यहाँ आ जाऊँगी। ब्याह तो बहाना है, तुम तो अभी भी मेरे दिल में बसती हो।